हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोग पिछले लेक्चर में इसका पार्ट वन हमने दोस्तों वैदिक मतलब हम लोगों ने वैदिक कल्चर को स्टार्ट किया था। पार्ट वन में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, अर्ली वैदिक कल्चर को डिस्कस किया था। उसमें हमने चर्चा की थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा की थी। पहले जैसे हम लोग ऋग्वेद के बारे में समझा था, उसमें कितने हिम्स हैं और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। हमने 10 मंडल की बात की थी। 10वें मंडल में हमने ये भी बताया था कि पुरुष सूक्त में क्या कही गई बातें, 9वें मंडल में क्या कही गई, 8वें मंडल में क्या बात कही गई है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने नदियों के बारे में भी जिक्र किया था कि आज से जो जिस नदी मतलब कि हम लोग नदी तमा के बारे में या फिर जो सप्त सिंधु नदी है दोस्तों, उनको जो कि वैदिक काल में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों हम लोगों ने सीखने और समझने का प्रयास किया था। आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई दोस्तों गड़बड़ी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वन रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड्स को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर जिन्होंने इस मतलब कि वैदिक कल्चर के फर्स्ट पार्ट को देखा है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे मुझे कि चेनाब को ऋग्वेद में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों, चेनाब को जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। और हमको थोड़ा सा एक बात, पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट वन क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सेकंड वन आपका क्वेश्चन होगा कि दोस्तों मतलब कि सभा एंड समिति को ऋग्वेद में कितनी बार कहा गया है दोस्तों। ये इस स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन हो दोस्तों आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पवित्र नदी यानी वैदिक पीरियड में हॉली रिवर किसे कहा गया, यानी नदी तमा किस रिवर को नदी तमा कहकर पुकारा गया दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी इस तीनों क्वेश्चन का दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों। अगर जिनको ये बातें नहीं पता है दोस्तों, वो क्या करेगा, इसी चैनल पे दोस्तों इसका पार्ट 1 है, वहां पे जाकर देखे, उसके बाद फिर यहाँ आके उसके नीचे क्या करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग डिले ना करके क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं लेटर वैदिक पीरियड्स में क्या कुछ हमको सीखने के लिए दोस्तों इसमें जो मतलब कि मैं वही टॉपिक डील करूंगा दोस्तों जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने की संभावना है, या कई बार वो क्वेश्चन दोस्तों कहीं न कहीं एग्जाम में रिपीट किया गया है दोस्तों। वही सारी बातें हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड से। कहाँ से, लेटर वैदिक पीरियड्स, कौन सा, लेटर यानी उत्तर वैदिक काल, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेटर वैदिक पीरियड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल, क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। आई होप ये आपको विजुअल होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों, आपको एकदम विजुअल है और आवाज आपको भी सुनाई दे रहा होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट how many वेदास आर इंक्लूडेड इन लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से वेदास की चर्चा होती है दोस्तों। आप फर्स्ट वन लिखेंगे, सामवेद की चर्चा होती है, यजुर्वेद की चर्चा होती है दोस्तों, यजुर्वेद की चर्चा होती है दोस्तों। उसके बाद आपका अथर्ववेद, क्या दोस्तों, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन पुट करने दोस्तों चल रहा हूँ। यजुर्वेद को दोस्तों प्रोज और पोएट्री फॉर्म दोनों फॉर्म में लिखा गया, नहीं तो जितने भी वेद है दोस्तों हम लोगों ने क्या कहा कि ये संवाद के फॉर्म में है, यानी पोएट्री फॉर्म में है, प्रोज एंड पोएट्री दोनों फॉर्म में है दोस्तों।
कौन सा? यजुर्वेद है दोस्तों। सामवेद में दोस्तों आपको म्यूजिक की बात की गई है। अथर्ववेद में दोस्तों इसी से आपका जो है कि आयुर्वेद निकल के आता है। कौन से वेद में अगर पूछा जाए कौन से वेद में जो है कि आयुर्वेद की चर्चा गई है दोस्तों? अथर्ववेद है। किसकी दोस्तों? अथर्ववेद में क्या है कि अथर्ववेद में आयुर्वेद। आज अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहा जाता है दोस्तों? तो चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहा जाता है? इसीलिए दोस्तों हमारे देश में जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया है दोस्तों। क्या बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया है। और दोस्तों आप कमेंट करके माध्यम से मैं बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है कि किस वर्ष में इसका गठन किया गया है। आई होप आपको ये विजुअल होगा लास्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मैंने लिखा है या। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है। तो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से दोस्तों आ जाते हैं आपके? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा दोस्तों? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड्स में थोड़ा सा और हम फैक्ट की तरफ चले, थोड़ा सा इस काल में हम थोड़ा सा नजर डालते हैं इस काल में अर्ली वैदिक पीरियड से क्या कुछ खास था। तो दोस्तों याद रखेंगे लेटर वैदिक पीरियड्स जो है कि दोस्तों आपका 1000 से 500 के बीच का जो समय होता है दोस्तों उसे हम लेटर वैदिक पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो इसी समय काल में दोस्तों आयरन की खोज हो जाती है, व्हील की खोज हो जाती है। किसकी दोस्तों? व्हील की खोज हो जाती है दोस्तों। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा एटा के उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा के नामक स्थान पे दोस्तों वहां पे आयरन के साक्ष्य मिलते हैं, लोहे का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पे जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन के साक्ष्य मिलते हैं, लोहे का साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट सबसे थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। अब सोचिए जिस समय जो है कि मतलब कि जब लोहे का आविष्कार हो गया दोस्तों उस समय जो टूल्स यानी जो औजार हुआ करते थे वो क्या होगा? थोड़ा सा औष्टिक और स्टैंडर्ड और मजबूत बनने लगेंगे। एग्रीकल्चर अच्छे से और स्टैंडर्ड होगा दोस्तों और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। उस समय हो सकता है लकड़ी की जो वुड मतलब कि हल हुआ करते होंगे तो उससे कम जुताई हो पाती होगी, प्लाविंग में थोड़ा सा दिक्कत आती होगी। लेकिन जैसे आयरन की खोज आती है दोस्तों मतलब कि वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स हर एक चीज मतलब कि बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन होता है दोस्तों। अब जब व्हील यानी पहिए का जब आविष्कार हो जाता है दोस्तों अब जो है कि लोग कम समय में, जब लोग पैदल यात्रा करते थे अब क्या करते, कम समय में ज्यादा दूरी तक तय करने की क्षमता, पोटेंशियल जो है कि आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। ये सारी बातें जब होने लगी तो यानी यहाँ पे जो है कि रिसोर्सेस की भरमार होने लगती है। अब जो ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से खूब अच्छे से डेवलप होता है, जब सब कुछ डेवलप होगा दोस्तों तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा, पॉलिटिकल विल लोगों के अंदर जागृत होगा। जब मतलब कि जहाँ पे धन होता है, अब जो समाज जो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है उसके समाज के पास रिसोर्सेस आ रही हैं तो समाज थोड़ा सा अपने लाइफ को और बेटर कराने के मतलब कि बेटर करने के प्रयास की तरफ अग्रसर होगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा? एक सिस्टमेटिक समाज की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर जो कि सेंट्रलाइज देखने को मिलता है दोस्तों। ये सारी बातें हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं वुमेन की मतलब कि पॉलिटिकल में क्या होता था कि पहले जो है कि हम लोग ऋग्वेद में क्या होता था कि ऋग्वेद में हमने ये बताया था कि जो राजा का चुनाव होता था दोस्तों वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और पोटेंशियल, यानी उसको मतलब स्किल और पोटेंशियल यानी किसके स्किल और पोटेंशियल की मतलब कि रणभूमि में आप कैसा प्रदर्शन करते, आप कितनी अपनी भुजाओं का जो ज्यादा सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मजबूत और स्किल हुआ करता था मतलब कि लड़ाई झगड़े का जो मतलब कि फाइट या बैटल का स्किल हुआ करता था, उसके आधार पे जो है कि दोस्तों उस समय राजा का चुनाव होता था। लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न चेंज होने लगा दोस्तों। यहाँ पर मतलब कि सभा और समिति, ये उस समय जो है कि सभा और समिति जो है कि ये दोनों मिल करके राजा का चुनाव करने लगे। कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेटिव का दोस्तों, यहाँ से आपको उसकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सभा और समिति के माध्यम से अगर हम लिंक करना चाहें तो यहाँ से देखने को मिल जाती है दोस्तों।
और दूसरी बात दोस्तों, एक बात और याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे यज्ञ यानी कि जो सेक्रीफाइसेस की जो है कि एक्सपेंसेस बढ़ने लगे दोस्तों। लेटर वैदिक पीरियड में दोस्तों चार जो है कि यज्ञ की चर्चा की गई है। फर्स्ट वन राजसूय यज्ञ की बात की गई, यानी जब कोई राजा बनता था एक राजसूय यज्ञ हुआ करता था, उसके पास वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था, सोम यज्ञ हुआ करता था और अश्व यज्ञ हुआ करता था दोस्तों। इस प्रकार से जो है कि चार यज्ञ की दोस्तों यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। कौन कौन सा यज्ञ होता है दोस्तों? राजसूय यज्ञ हुआ करता था। कौन कौन सा? राजसूय यज्ञ हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था और पुरुष मेध यज्ञ हुआ करता था। कौन कौन सा दोस्तों? इतनी बातें आप समझ गए, लेकिन दोस्तों इसमें से मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूँ। एड ऑन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सामवेद को रिसाइट करना था, मतलब कि जो सामवेद को जपता था या कहता था, उसके बारे में गुणगान करता था, उसको क्या कहा जाता था? और ऋग्वेद को यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो ऋग्वेद का रिसाइट करता था, रिसाइट मतलब ऋग्वेद का जो रिसाइट करता था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? जो ऋग्वेद का रिसाइट करता था उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। मतलब हो रिसाइट यानी ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता। ऐसे बात समझे, यानी जो ऋग्वेद की चर्चा करता था, यानी मतलब जैसे अभी सोचिए, जैसे हम लोग मान लो कोई हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट है तो उसको मतलब कि हिस्ट्री के विशेषज्ञ कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो ऋग्वेद का विशेषज्ञ होता है, ऋग्वेद के बारे में चर्चा करता था, उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? होत्री कहा जाता था। उसी प्रकार से जो सामवेद को रिसाइट करता था, उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? उससे दोस्तों आपको सामवेद को जो रिसाइट करता था उससे जो है कि उदात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उदात्री कहा जाता था या फिर उदत कहा जाता था। क्या कहा जाता? उदात्री या उदत कहा जाता था। क्या बोलते हैं दोस्तों? उदात्री कह लो या फिर उदत कह लो। क्या कह लो? उदत कह लो, ये कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उदात्री कह लो या उदगत कह लो या उदगत कहो, ज्यादा सही रहेगा। उदगत कह लो, उदगत कहा जाता, उदात्री या उदगत कहा जाता दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो यजुर्वेद को रिसाइट करता था उसे अधर्ववायु कहा जाता था। क्या कहा जाता? अधर्व अधर अधरवार्यु कहा जाता था। दोस्तों। उसी प्रकार से जो अथर्ववेद को दोस्तों जो रिसाइट करता था उसे ब्रह्म कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? ब्रह्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। क्या कहा जाता? अधरवायु कहेंगे, आई थिंक अधर्ववायु बोलते हैं दोस्तों इसे, अधर्ववायु ऐसे, या अधवर्य कर लीजिए, अधरवायु कर लीजिए। इस प्रकार से हमने बता दिया दोस्तों ऋग्वेद को जो जॉब करता था, या सामवेद का जो जॉब करता था, या यजुर्वेद का जो जॉब करता था, ये सारी बातें दोस्तों। इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने कल एक आश्रम की चर्चा की थी दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे ब्राह्मण में, हमने कहा था ईच वेदाज आर डिवाइडेड इनटू 4, संहिता, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, उपनिषद। अगर पूछा जाए दोस्तों कौन से उपनिषद में, कौन से, ये सारे दोस्तों मैं क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम ये पूछ चुका है कि मतलब हु रिसाइट ऋग्वेद, हु रिसाइट अथर्ववेद, हु रिसाइट यजुर्वेद, हु रिसाइट सामवेद। दोस्तों ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी और जो मैटर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके वो लिखित के लिए बात है, रिटर्न के लिए, लेकिन ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके यूपी बीसीएस के लिए, मतलब कि 12 अक्टूबर को मैं टारगेट करके बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप अब मैं नेक्स्ट वन की तरफ चलता हूँ। क्या बता रहा था अभी तक हम लोगों ने, इसको बता दिया, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा।
अच्छा, वुमेन की स्थिति को मैंने बताया, पॉलिटिकल के बारे में बता दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद बता दिया दोस्तों। और यजुर्वेद को हाँ ये बता रहे थे कि दोस्तों देखो आश्रम की बात कर रहे थे। देखो दोस्तों दो दो ब्राह्मण को आपको बताते हैं, दो ब्राह्मण थे, दो ब्राह्मण आश्रम जिसमें जो है कि 4 आश्रम की बात की गई है। एक अत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद से बिलोंग करता है दोस्तों, उसमें जो है कि आपको कहीं न कहीं आश्रम की चर्चा की गई दोस्तों। और दूसरा दोस्तों उपनिषद में अगर पूछा जाए कि पहला उपनिषद कौन सा, उस उपनिषद का नाम बताइए जिसमें जो है कि 3 आश्रम की चर्चा मिलती है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऐसा उपनिषद है, क्या कहा दोस्तों, कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें जो है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें तीन आश्रम की चर्चा कर। तो दोस्तों ऐसा कौन सा आश्रम है दोस्तों जहाँ पे जो है कि फर्स्ट वन आश्रम के जो है कि फर्स्ट रेफरेंस जो है कि आश्रम की चर्चा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों उसका नाम याद रखेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है दोस्तों, उसने फर्स्ट रेफरेंस पहली बार आश्रम की चर्चा की। और दोस्तों कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और दोस्तों लास्ट वन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट इज सन्यासी आश्रम। यानी पहले की जिंदगी में पहले अच्छा अगर पूरी लाइफ को अगर उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 ईयर्स रहा होगा, यानी लोग 100 साल जीते होंगे दोस्तों। पहले 25 साल में वो ज्ञान को प्राप्त करते थे, दूसरे 25 साल में दोस्तों क्या करते थे, अपने घर परिवार अपने बीवी बच्चों को देखभाल करते थे। उसके पास वानप्रस्थ संबंधित जंगलों के जहाँ जाते थे, उसके बाद फिर संन्यास ले लेते थे, यानी अपने जो गृहस्थ जीवन था उससे दोस्तों क्या करते थे, जंगल वानप्रस्थ मतलब वन मीन्स जंगल में जाते थे, शांति की खोज किया करते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने लाइफ को थोड़ा सा वहां से एस्थेटिक की तरफ लेके जाते, यानी साधुवाद की तरफ, साधु संतवाद की तरफ दोस्तों अपनी लाइफ को उस तरफ आगे बढ़ाते थे। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब यज्ञ के बारे में हमने चर्चा कर लिया दोस्तों, और आश्रम के बारे में चर्चा कर लिया, और छंदोग उपनिषद में हमने बता दिया, जबालो उपनिषद में बता दिया। जबालो उपनिषद ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम की चर्चा मिलती है दोस्तों, वो जबालो उपनिषद होगा। ऐसा कौन सा आश्रम है जिसमें फर्स्ट 3 आश्रम का चर्चा मिलती है, यानी संन्यास आश्रम को उसमें चर्चा नहीं मिलती है दोस्तों, वो आपका छंदोग उपनिषद है। कौन सा दोस्तों, छंदोग उपनिषद है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब मैं कुछ बातें और बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, जो है कि लेटर वैदिक पीरियड्स में जो मतलब कि जो उसमें चार व्यवस्था देखने को मिलती थी, सभा, समिति, गढ़ और वानप्रस्थ था, विदत था, क्या था, गढ़ था और विदत था दोस्तों। जो कि लेटर वैदिक पीरियड में गढ़ और विदत की चर्चा नहीं मिलती, यानी इसको ब्रेकअप कर दिया, उसको तोड़ दिया गया था दोस्तों। फर्स्ट 2 असेंबली की चर्चा मिलती है, वो दैट इज समथिंग सभा और समिति दोस्तों। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उन्हीं के नाम पे ये सभा और समिति रखी गई थी। ये दोस्तों पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक सभा हुआ करती थी, जो राजा का चुनाव करती थी। ये सारी बातें वहां पे डिस्कस करने को देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब हम लोग जो है कि कुछ ऑफिशियल को देख लेते हैं। उस समय जो है कि उस ऑफिशियल को किस नाम से या किस कहा जाता है, जो राजा को क्या करते थे, सहायता प्रोवाइड करते थे। क्या करते थे, सहायता प्रोवाइड करते थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा दोस्तों एक बात और हमको याद रखने की जरूरत है, एक बात हमको ये याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जो उस समय जो है कि मैरिज जो सिस्टम था, यानी जो विडो री मैरिज था, यानी मान लेते हो कोई विधवा था। ऋग्वेदिक पीरियड में हमने थोड़ा आई थिंक लोग बताना भूल गए थे। ऋग्वेदिक पीरियड्स में ऋग्वेदिक में क्या हुआ था कि विधवा पुनर्विवाह कहीं न कहीं प्रचलित था, लेकिन लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पे जो कि विधवा का पुनर्विवाह जो है कि थोड़ा सा उतना प्रचलन नहीं देखने को मिलता, फिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेकअप मतलब 100% कहेंगे विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, तो ऐसा नहीं है, विधवा पुनर्विवाह होता था दोस्तों। और जो मैरिज सिस्टम था दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के, मोनोगेमी भी था, पॉलीगेमी था, पॉलीएंट्री भी था। तो ये 3 प्रकार के जिनको नहीं, मोनोगेमी मतलब जो एक शादी करता था, पॉलीगेमी मतलब कि जिसके पास एक से अधिक बीवियां हुआ करती थी, पॉलीएंट्री मतलब कि ऐसी महिलाएं भी थी जिससे एक से अधिक पति भी हुआ करते थे उस
पॉलीएंड्री कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार से वहाँ पे मैरिज सिस्टम को देखने को मिल जाता है। वुमेन का थोड़ा सा डिग्रेडेशन मिलता है, पॉलिटिकल राइट उनके हाथों में छूट जाता है। यानी अब महिलाएं जो है कि लेटर यानी उत्तर वैदिक पीरियड्स में दोस्तों राजा का चुनाव जैसे समिति सभा में दोस्तों वहाँ पे क्या करते थे, ऋग्वैदिक पीरियड्स में वो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता है। यानी ये लोग जो कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, यानी पॉलिटिकल राइट जो पॉलिटिकल उनका अधिकार था या राजनीतिक अधिकार था, ये कहीं न कहीं लेटर वैदिक पीरियड्स में इनको गायब होता था। यहीं से कहीं न कहीं आपको दोस्तों पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ शिफ्ट देखने को मिल जाता है। और जो महिलाओं का डिग्रेडेशन यानी महिलाओं को 3 अभिशाप में यानी 3 बुराइयों में इसको वाइसेस में रखा जाता था। तो इसमें से जो 3 बुराइयों में एक बुराई महिला भी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको थोड़ा सा महिलाओं का डिग्रेडेशन देखने यानी शुरुआती हमको देखने को मिल जाता है। ये अच्छा दोस्तों ये किसके कारण है, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेस बढ़ रहे थे, वो अपनी पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, वो समाज का निर्माण कर रहे थे। तो समाज का निर्माण जब होता है तो हमेशा लोग पावर अपने हाथों में रखने का प्रयास कर रहे थे। तो सब लोग यही सारी चीजें यहाँ से सबको सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग मतलब कि सामाजिक व्यवस्था का चैलेंज होता है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से जैसे इतिहास पढ़ते जाएंगे वहाँ पे महिलाओं का कहीं न कहीं डिग्रेडेशन और अच्छा ये मुझे इस बात का भी थोड़ा सा वो नहीं समझ आता है कि उस समय जो महिलाओं का मतलब कि दुर्दशा जिस तरीके से देखने को मिल जाता है हमको इतिहास में, मतलब कि थोड़ा सा ये सोचने समझने की बात है। क्या ये अपर सोसाइटी में या सिर्फ ऑफिशियल में देखा जाए वहाँ महिलाएं तो बराबर पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अगर थोड़ा सा जो महिलाओं को डिग्रेडेशन वो करता था, आज भी देखो जैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, जो ये क्लास 1 अधिकारी हैं या फिर क्लास 1 के लोग हैं दोस्तों, वहाँ पे तो महिला मतलब कि देखो इक्वल पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जो भी चीजें होती है तो मिडिल क्लास के लिए हमको लगता है ये सारी बातें फॉलो करने के लिए बातें, यानी सारी बातें मिडिल क्लास के लिए होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना करके हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वन धीरे धीरे क्या करते हैं ऑफिशियल को देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये चैप्टर हमको क्या हो जाए कि कंठस्थ हो जाए। तो हम लोग क्या लेते हैं और उस समय जो है कि पॉलिटिकल सिस्टम को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखो मैं कुछ नाम लिखता हूँ जो मतलब पूरा ऑफिशियल के नाम नहीं लिख पाऊंगा, मैं देखता हूँ उसके लिए कुछ व्यवस्था करूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारी बातें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो चैनल को थोड़ा सा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़े जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है वो क्या करेंगे, चैनल को थोड़ा सा मतलब कि वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मैं दोस्तों एक तरफ लिखता हूँ ऑफिशियल और उसके बाद देखते हैं वो किस काम में आते थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑफिशियल के नाम है, मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, वो लोग आप भी थोड़ा सा इसको लर्न करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों जो मुख्य रानी हुआ करती थी, जो मुख्य रानी थी दोस्तों उसे महिषी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महिषी कहा जाता था। क्या कहा दोस्तों, महिषी के नाम से जाना जाता था जो मुख्य रानी हुआ करता था। जो पालगाल होता था, क्या दोस्तों, पालगाला है या पालगाल ऐसे दोस्तों, पालगाला कहा जाता था या पालगाल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको दोस्तों। वो मैसेंजर हुआ करता था, यानी मैसेंजर हुआ करता था। वो क्या करता था, जो मैसेज हुआ करता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास मतलब करता। संग्रहित्री हुआ करता था दोस्तों, कौन सा, संग्रहित्री हुआ करता जो कोषाध्यक्ष हुआ करता था। संग्रहित्री वो क्या था, कोषाध्यक्ष हुआ करता था, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष हुआ करता था दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए मतलब कि मैं वो चीज लिखने का प्रयास करता हूँ जो तक्षण हुआ करता था।
तक्षण अगर पूछा जाए कि लेटर वैदिक पीरियड्स में बढ़ई को किस नाम से जाना जाता था, बढ़ई बढ़ई को तक्षण के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था अथापति के नाम से जानता था, किसको? अथापति। अथापति जो कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायाधीश हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ था? मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ये दोस्तों हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के ऑफिशियल को हम लोग समझ रहे हैं। लेटर वैदिक पीरियड्स के ऑफिशियल को दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैसेंजर को हमने बता दिया दोस्तों। एक बहुत ही जो हेड ऑफ विलेज हुआ करता था दोस्तों, उससे ब्राह्मणी कहा जाता था, ये आप लोग जानते हैं। कुछ जो है नाम दोस्तों, कुछ जो है कि नाम कुछ जो है कि ऑफिसर के नाम उनके नाम से ही पता चलता है। तो कुछ हमने ऐसे नाम लिखे जो उनके नाम से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको दूर दूर तक रिलेशन नहीं, जैसे बाघ दूध कहें, जैसे बाघ है ऐसे लिख लो, बाघ दूध कहें, क्या बोलेंगे? या बागदाग कहें। ये इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। टैक्स कलेक्टर हुआ करता था, ये टैक्स कलेक्टर हुआ करता था दोस्तों। ये सारी बातें देखो जो ये सारी बातें थी दोस्तों। वज्रपति हुआ करता था, जो मुख्य वज्रपति होता था, जो चारागाह का हेड हुआ करता था। वज्रपति किसको कहता था? जो चारागाह का हेड हुआ करता था, उसको वज्रपति के नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों? वज्रपति के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो ये सारे कुछ आपके ऑफिशियल है दोस्तों, जो एग्जाम में कहीं न कहीं ये पूछे जाते हैं। इसलिए और सारे ऑफिशियल है, लेकिन हम लोगों ने वही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में कहीं न कहीं ज्यादा बार जो है कि पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि अगर एक नाम और मिले तो उग्र के बारे में किया जाता है दोस्तों। उग्र किसे कहा जाता था? उस समय को जो पुलिस हुआ करती थी, पुलिस जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको उग्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अब मैं जो है कि थोड़ा सा 2-4 बातें और बताने का प्रयास करता हूँ, उसको सुन लीजिए। जो लेटर वैदिक में उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो कि मैरिज सिस्टम था, 8 प्रकार की शादियां हुआ करती थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की शादियां हुआ करती थी। और मैंने सामाजिक व्यवस्था को बताते, रिलीजियस में दोस्तों थोड़ा सा और सेंट्रलाइज होता है। उसके बाद मैंने बता दिया साम्य जरूरत के बारे में, सारा कुछ बता दिया। जो रिसाइड करता था उसको क्या बोलते थे, ये सारी बातें हम लोगों दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो कहीं न कहीं लेटर वैदिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, यहाँ तक में डील हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ तक जो है कि इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास को देखा दोस्तों, सहजता के साथ देखा, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।